नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक लघु कथा प्रायश्चित। प्रायश्चित बचपन के एक ऐसे दोस्त के साथ किए हुए धोखे की कहानी है जिस पर वो अपने से भी ज़्यादा विश्वास करता था। तो आइए सुनते हैं प्रायश्चित। दफ्तर में ज़रा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे भी जाता है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की, वह छुट्टी पर नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए, तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फीका हो गया। वे कई मिनटों तक आश्चर्यान्वित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वो कभी न हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने वह जगह सुबोध चंद्र को दे दी थी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिसे चेक देने की उन्होंने कितनी ही बार चेष्टा की थी पर कभी सफल न हुए थे। वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध के इधर कई सालों से कोई खबर न थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा कहीं मर गया होगा, पर आज मानो वह जी उठा और उनका सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपने प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की ऐसी चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष होने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। डिल डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, बुद्धि विद्या, ये सारे मैदान उसके हाथ में थे। मदारी लाल ने उनका यही अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्षों तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब जाकर उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, जब तो मदारी लाल का चेहरा खिल ही उठा। उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाय हतभाग्य, आज वह पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथों में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतना कठोर है। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिनों में मालूम ही हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की शिकायत क्यों करूं? बस चेतावनी दे दी, जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दंभी। गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने जाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। अजी दोनों वक्त उनके घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर होंगे। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार पढ़ के सुनाएगा। और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही न हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं ना?
सुबोध, अजय मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लिए, मगर सारे उड़ा दिए। वहां से आकर कुछ दिनों कोऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। यहाँ आया तो तुम मिल गए। क्लर्कों को देखकर, ये लोग कौन है? मदारी लाल के हृदय में बर्चियां सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपये बसरे से कमा कर लाया और यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए, 500 भी जमा न कर सके। बोले, कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया, मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। आप सब लोग मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरखरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही है। अगर कोई भूल हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही मेरा सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा मतहतों से मित्रों का सा बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रौब कैसा और अफसरी कैसी? हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले गए, तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क की बातों से तो ऐसा मालूम होता था कि हम सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसी ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर चुका है। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित है, इतना नम्र, कि जो उससे एक बार मिला सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उसके जबान पर ही नहीं आता। इनकार को भी वह कभी अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया तो लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं तो हंस हंस कर मिलते थे, चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र हों, पर घात लगाए रहते थे। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी की पहचान न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना सच्चा मित्र समझते थे। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, यह उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उसकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकल गए और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर है क्या? चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौट कर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर न जाने कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई कह नहीं सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी शाह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चुके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जरा जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है ना? मदारी लाल ने झुंझला कर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है,
चपरासी कोई ऋषि है या मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा ले तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी तो 300 रुपये की है। यहाँ एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठ गए और दफ्तर के दोनों द्वारों को दोनों तरफ से बंद कर दिया। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिए और फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे। तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ हो, पर आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों न हो, तब दरवाज़ा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपये, पैसे और सरकारी कागज पत्तर बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बिगड़ जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हैं, तो दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट नहीं रखे हुए हैं, इसकी उन्हें खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद लिखवा लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में भी सफाई नहीं है। अगर ऐसा ही काम फिर से करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। हाँ, नोट कहाँ गए? अभी तो यहीं रखा था मैंने। यह कहाँ जा सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का कहीं पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं का मन में अवलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, मुझे खूब याद है। भला यह भी कोई भूलने की बात है? और इतनी जल्दी? मैंने नोटों को यही मेज पर रख दिया था, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए। उनसे बातें करता करता मैं उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए। बस इतनी सी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे यहीं रखे हुए थे, मुझे खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में भी नहीं रखे। फिर गए तो कहाँ गए? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी से उठाकर रख दिए हों। यही बात है। मैं व्यर्थ इतना घबरा गया। छी। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट उठाकर कहीं तो नहीं रखवा दिए? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो कुछ खबर नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में मैंने न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं तो मैंने दरवाजे बंद करवा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 थे। अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया है ना? अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कौन कौन आया था? आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़ गए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शोभा न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फीका हो गया। जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया और क्या। आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था। मुझे यहाँ काम करते करते 10 साल हो गए, कभी ढेले की चीज़ भी गायब न हुई थी। मैं आपको पहले ही दिन सावधान करना चाहता था कि रुपये पैसे के विषय में हमेशा होशियार रहिए, मगर शुद्धनी थी, ख्याल न रहा। ज़रूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे नहीं मान सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे से ही झाँक कर चले आए थे। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम भी नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम भी रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा,
आप व्यर्थ में क्यों कसम खाते हैं? आपसे कोई कुछ कहता है क्या? फिर सुबोध के कान में उसने धीरे से कहा, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में तो मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। रुपये होते तो चिंता क्या थी? समझ लेते जैसे 25,000 उड़ गए वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने का कोई आड़ न था। दूसरे दिन प्रातः चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर उन्हें आवाज दी। मदारी को वैसे भी रात भर नींद न आई थी। घबराकर बाहर आया। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारा देह सिहर उठा, मानो उनका हाथ किसी बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं क्या? सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं हुजूर। लहाज की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुष हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लहाज के पास जाती हैं। ऐसा कोई नहीं जो रुमाल से आके न पूछ रहा हो, अभी कितने ही दिन हुए थे आए, पर सबसे कितना मेल जोल हो गया था उनका। रुपये की तो परवाह नहीं की, दिल दरिया का था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अगर अपने आप को संभाल न लेते तो शायद गिर ही पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, आंखें फूलकर गूलर हो गई हैं। कितने लड़के बताए तुमने? हुजूर 2 लड़के और 1 लड़की। नोटों के बारे में बातचीत हो रही होगी? जी हाँ, सब लोग तो यही कहते हैं कि दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। दारोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत छोड़ कर गए हैं? हाँ, मालूम होता है शायद छुरी चलाते वक्त याद आई हो कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है? तुम्हें मालूम है क्या लिखा है? हुजूर अब मैं क्या जानूं, मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांसें और तेज हो गईं। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू। 8-10 साल का साथ रहा। साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, तुम्हें मालूम है क्या? आप तो चल ही रहे हैं ना, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया? नहीं हुजूर, कहा ना अभी लहाज की डॉक्टरी होगी। मुदा आप जल्दी चलिए, ऐसा न हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे? जी हाँ, और मोहल्ले वाले भी सभी आए हैं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम होता था कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें। और सबके बयान तो लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुभा होता था, पर इस बयान ने उनका यह अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर शोभा न हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए वह भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा स्रोत खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी उन्हें घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं के गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी।
उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख पर कालिक फूटी है, मेरा कद बहुत छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी न था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को चित करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा उनकी न थी। शौकत और विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़कर चले गए। अगर मुझे मालूम होता कि वह मन में बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था, मैं आपको बता नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा हो। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंसे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम भी बजाया, तब कुल्ला करके लेट गए। तब तो कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ ही घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएगी। मेरे साथ खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में यह बात समा गई। मैं नसीबों की जली ऐसी सोई कि रात को भिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रवाह को रोक न सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया। यह दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते थे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं, पर है यह किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी ही विनती करती हूँ, उस पापी को बचकर जाने न दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका यह हौसला न होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा है ही कौन, किससे अपना दुख कहें। लाश की यह दुर्गति भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे कि मैं ही वह दुष्ट, वह अधम, वह पापी हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे कि वही छुरी इस हत्यारे के गर्दन पर फेर दो, पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में जो कुछ सलूक उनके साथ न कर सका, अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा करने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात भी एक बार न पूछने आए कि जरा सा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई, और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जेर बार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे ऊपर जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक उऋण नहीं हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की छाँव भी तो न थी। अब हमें अपने घर जाने दीजिए, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी शुरू कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है। रामेश्वरी, जायदाद क्या है,
एक कच्चा मकान और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू ही किया था, मगर रुपये पूरे न पड़े। अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हज़ार खर्च हो गए और अभी तक छत पड़ने की नौबत भी नहीं आई है। मदारीलाल, कुछ रुपये बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई भी नहीं भैया जी। उनके हाथों में रुपए रहने ही न पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारीलाल, तो उन खेतों में कितनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो जाए? रामेश्वरी, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। मदारीलाल, और बेटी का विवाह भी तो करना है ना? विधवा, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारीलाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे आप मानेंगी? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारीलाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कोई कष्ट न होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई, बोली, भैया जी मगर। मदारीलाल ने बीच में ही बात काट कर कहा, मैं कुछ न सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझता रहूंगा। विधवा का कोई अर्ज न सुना गया। मदारीलाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन पोषण कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारीलाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारीलाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। कहानी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सीधे पहुँचे आपके पास सबसे पहले। धन्यवाद।